नमस्कार। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने 9 सवाल पूछे हैं, अब आगे और भी है, 2-4-5 सवाल और भी हैं, जो जल्दी-जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो अपलोड होने में भी टाइम लगता है, और चूँकि मेमोरी का भी कुछ इश्यू रहता है तो वीडियो पॉज़ हो जाता है। तो अब जल्दी-जल्दी अपनी बातों को ख़त्म करूँगा। अब 10वां सवाल ये था कि सीजेपी की स्थापना क्यों थी? क्यों किया? तो सीजेपी का ऐसा क्या लगता है कि सीजेपी की जो समर्थक हैं या बनाने वाले हैं, क्या उससे इस मुद्दों को ख़त्म कर दिया जा सकता है? या ये गारंटी मान लें हम कि आप विपक्ष के पक्ष में हैं? सोचने की बात है। अगर मैं ये सोचूं कि आप कांग्रेस के साथ हाथ मिला रहे हैं, अगर कांग्रेस की सरकार में फिर ऐसी चीज़ें होंगी तो आप तो फिर बोल भी नहीं पाएंगे, तो आप एक स्वतंत्र रहिए। समर्थन और विरोध तो चलता रहेगा। आप विरोध कर रहे हैं तो ये अच्छी चीज़ है कि आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये भी तो सोचना होगा कि कल को सत्ता में अगर कोई भी पार्टी आ जाए और आपका रवैया सेम रहे, न्यूट्रल हो जाए फिर आप, तो ये मुद्दे आपके अगर लगातार उठ रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन मुद्दे उठाने के बाद यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। ये मेरा सवाल है। अब मेरा 11वां सवाल है, जो कि लोगों को बुरा लग सकता है। एक रिद्धिमा सरकार शर्मा करके एक इन्फ्लुएंसर हैं, जो है वीडियो भी बनाती हैं और अराजकता उसमें बहुत ज़्यादा दिखता है उनका। उनकी बातें बहुत समझ में नहीं आती। चूंकि मुझे उनकी बातें इसलिए समझ में नहीं आती, उन्होंने गांधी जी को अभद्र टिप्पणी की थी, गांधी जी पर। मुझे लगता है कि वो गांधी जी के बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानती, और जो लोग भी विरोध करते हैं गांधी जी का, पहले आप गांधी जी के बारे में जान लीजिएगा, खूब अच्छे से समझ लीजिएगा कि गांधी थे कौन। ठीक है। अब रिद्धिमा शर्मा के ऊपर मेरा एक सवाल था कि रिद्धिमा शर्मा जंतर मंतर पे क्यों गई थी? उस प्रोटेस्ट हो रहा था, जो उन्होंने धरना दिया हुआ था, जो प्रदर्शन कर रहे थे, वो तो उनका इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए शिक्षा मंत्री के लिए कर रहे थे। बच्चों ने सुसाइड किया था उसके लिए कर रहे थे। आप अराजकता फैलाने क्यों गए थे? आप उस बात को कहना ही था, आपको कोई, आपको बात अपनी रखनी ही थी। हालांकि उन्होंने एक पक्ष अच्छा रखा, सही रखा नहीं। वो उमर खालिद ऐसा करके कोई था, जेएनयू का नेता भी था और विवादित हमेशा रहा है, जो है, तो उसकी लिंक बता रही है, जो है सही। आपकी अगर लिंक है तो, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। वो आप अलग से भी वहाँ जा करके ही वो करके उन सबों के सामने, जो है, कांग्रेस जनता पार्टी के जितने भी समर्थक थे, अगर आप उसमें अपनी बात को रखेंगे तो वहाँ तो चलेगा नहीं। आपको अलग से एक वीडियो बना करके उसका वो उस पर आप करती हैं, चर्चा करती हैं कि इसका क्या मंत्र मतलब है, क्या मतलब नहीं है, ये तो ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ भी आप निगेटिव जो भी थॉट है वो आप फैला सकती थी, वहाँ जाने की आपको ज़रूरत नहीं थी। खैर, अब आगे का सवाल है कि अगर हिंदू के लिए काम कर रही है बीजेपी, हमारे देश के लिए काम कर रही है बीजेपी, तो ये डायरेक्ट जो है, ये सवाल मेरा जो है, बीजेपी से ही मान लीजिए या उनके समर्थकों से मान लीजिए, कि बीजेपी का एक मुद्दा था राम मंदिर। राम मंदिर बनाया उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया, ये प्रशंसनीय है। चूंकि प्रशंसनीय इसलिए भी है कि बहुत दिन से किसी सरकार ने हिंदुओं के लिए, हिंदुओं की आस्था के लिए कुछ बहुत ठोस कदम नहीं उठाए थे। ये कदम बहुत प्रशंसनीय है, ये प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर पूरे देश में उसका अगर बढ़िया क्रेज मिल रहा है, बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, तो फिर अयोध्या से ही बीजेपी सीट क्यों हार जाती है? ये बहुत सोचने वाली बात है। ठीक है, अयोध्या के लोकल लोगों का कुछ दिक्कत रहा होगा, मकान वकान टूटा होगा, चाहे जो भी, वो नाराज होकर के बीजेपी को वहां से सॉर्ट आउट कर दिया। तो ये एक सवाल है आपस में कि अगर इतना अच्छा काम कर रही थी तो बीजेपी सबको तो टारगेट नहीं की होगी ना, सभी जो मंदिर के क्राइटेरिया में आए होंगे वो लोग डिस्टर्ब हुए होंगे। तो एक एक बड़ा सवाल है कि फिर बीजेपी अयोध्या से ही सीट क्यों हार गई। दूसरी चीज है, ऐसा भी नहीं है कि वहां से बीजेपी का जो कैंडिडेट था वो बहुत कमजोर था, अच्छे खासे पॉलिटिकल का उनको भी जानकारी थी और अच्छे खासे वो भी विशेषज्ञ थे, हर चीज़ों को वो भी पकड़ रहे थे, उनको उन जनता के मुद्दों को समझना चाहिए था। हालांकि अब ये सवाल हो गया मेरा 12वां। 13वां सवाल मेरा ये है, ईडी सीबीआई से, इसको भी आप किसी भी वे में ले सकते हैं कि मैं किसी पक्ष की वजह से बात कर रहा हूँ, ऐसा आप सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा मेरा है नहीं।
मेरा इंटेंशन बिल्कुल इस पे नहीं है। मेरा एक सवाल यही है कि ईडी और सीबीआई सिर्फ विपक्ष जो सवाल उठाते हैं उनके खिलाफ ही क्यों, जबकि ईडी सीबीआई किसी के यहाँ भी रेड मार सकती है। तो कांग्रेस, आप इस चीज को बहुत बखूबी जो है, जो भी इसके समर्थक हैं या विरोधी हैं, दोनों लोगों को, कांग्रेस के भी समर्थक हैं तो भी आप जान लीजिए कि आपकी सत्ता में भी विपक्षियों को ही टारगेट किया जाता था, बीजेपी के सरकार में भी विपक्षियों को ही टारगेट किया जाता है। चूंकि हेमंत बिश्व शर्मा के यहाँ सीडीआई की रेड पड़ी थी तो वो इसमें आ गए, मर्ज हो गए, मतलब बीजेपी में आ गए। तो जब बीजेपी में आ गए तो फिर उनकी ईडी सीबीआई रुक गए, रुकनी नहीं चाहिए, ये मेरे कहने का मतलब है। वो आप जांच करिए, वो किसी भी पार्टी में आ रहे हैं, उनका खुलासा करिए कि क्या गबन था, शारदा घोटाला वोटाला वाला कुछ मामला था, उसमें शुभेंदु अधिकारी भी थे, उनकी भी जांच चल गई, कोई मतलब नहीं। अब आते हैं, एक जनता की मुद्दा को लेकर के उठा रहे थे राघव चड्ढा करके, आम आदमी पार्टी के जो है नेता है, तो वो भी उनके यहाँ भी ईडी सीबीआई की रेड पड़ी थी 10 दिन पहले, उनके यहाँ बीजेपी में आने से पहले, ज्वाइन करने से पहले, तो उनकी भी कोई वो नहीं हुई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फैक्ट न्यूज ही कहता है। और मोदी जी अपने भाषणों में ही इन लोगों का नाम ले चुके थे। चूंकि एक मुद्दा और भी बता दूं आपको कि आम आदमी पार्टी का ये जो नेता राघव चड्ढा, मैं नाम ले रहा हूँ, ये इतना विरोध करता था, इतनी भद्दी टिप्पणियां करता था बीजेपी के खिलाफ कि मुझे बुरा लगता था। मैं उसका समर्थन नहीं करता था, बुरा लगता था, क्योंकि वो अपनी रोटी सेकने के लिए करता था। हर पार्टी करती है, विपक्ष जो है पक्ष पे आरोप लगाती है, पक्ष जो है जो सत्ता पक्ष में है वो भी आरोप लगाते हैं। तो ये है, उसने भी और अपनी रोटी सेकने के लिए किया था, लेकिन इतना विरोध करने के बावजूद अब उस पार्टी में है और उसको उस चीज की कमी नहीं दिखती है। तो ये भी एक मेरा एक मुद्दा राघव चड्ढा वाला। तो बाकी चीजें, ये सवाल थे हमारे। अब मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर राहुल गांधी भी सत्ता में आए तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं, मनमोहन सिंह को सत्ता में इंदिरा सोनिया गांधी ने क्यों बैठाया, प्रधानमंत्री उसने क्यों बनाया, वो भी बैठ सकती थी। क्योंकि अगर वो बैठती तो आज देश की स्थिति बहुत बुरी हो जाती। उसको देश दुनिया का कुछ भी ज्ञान नहीं था, सॉरी, उनको देश दुनिया का कोई ज्ञान नहीं था। अगर मैं ये मान के चलूँ कि राहुल गांधी को भी देश दुनिया के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, अगर आप कांग्रेस के समर्थक हैं कुछ लोग, तो अगर आप अपना पक्ष रखें कि नहीं ऐसा नहीं है, राहुल गांधी बढ़िया जानकार है, तो आप अपना पक्ष रख करके हमको ये कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि राहुल गांधी को देश दुनिया के बारे में या पॉलिटिक्स के बारे में या इकोनॉमिक के बारे में कितनी अच्छी जानकारी है जो इस पे निरंतर अच्छा काम कर सकते हैं। मोदी जी के पास, मोदी जी के कैबिनेट में अच्छे पढ़े लिखे और शिक्षित भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब गंवारी भरे हैं या गुंडे हैं, गुंडा एक्ट लगा हुआ है। क्योंकि अमित शाह पे मुझे वो था कि अमित शाह गुजरात से तड़ीपार किए गए थे, और तड़ीपार आदमी अगर इस समय गृह मंत्री है तो स्ट्रगल किया होगा, जनता ने पसंद किया है, चाहे जो भी है जैसे भी, वो अभी हैं सत्ता में। नरेंद्र मोदी 5 बार, 3 बार सॉरी, गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि जनता ने उनका गुजरात में कुछ काम दिखा होगा, वो आक्रामक नेता थे, विरोध जितना बढ़िया करते थे 2014 के पहले, वो उनकी लोकप्रियता थी। क्योंकि उनको इस पर विचार करना चाहिए कि जिस चीज़ों का हमने विरोध किया था वो चीज़ें आज हमारे सामने भी फेस हो रही है, तो हमारा भी लोग विरोध करेंगे, उस पर काम करना चाहिए था। और रही बात ये कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, मैं जेन्युइन मुद्दे ही उठा रहा हूँ या जेन्युइन मुद्दे ही रख रहा हूँ। अब आप मुझे कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मैंने आपको बताया कि आप जो लोग भी मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है। आप कमेंट नहीं करेंगे तो शायद मैं भी उसमें अंदर तक नहीं न घुस पाऊँ, न जानकारी बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर पाऊँ। आप करते हैं तो मैं वहाँ अंदर घुसता हूँ। मैंने सारी बातें रखी हैं आपको, कांग्रेस और बीजेपी और जो भी है, जो भी सत्ता पक्ष में, ये चलता रहेगा। लेकिन काम जनता क्या है, जनता बीच में पिस रही है, जनता ही पिसती है ना। अब आप ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी ने बहुत विकास किया है, मुझे भी दिख रहा है, हालांकि सबको दिख रहा है। तो उस विकास के पीछे हम लोग खामियाजा क्या भुगत रहे हैं, ये भी आपको सोचना चाहिए। विकास का मतलब 7 रुपए ही तेल का अगर कीमत बढ़ रहा है और हमारे देश में पेट्रोल डीजल की इतनी बढ़िया खपत है,
उससे कुछ हो जाए टैक्स का। कुछ हमारे यहाँ शराब से टैक्स सबसे ज़्यादा मिलता है, इंटरटेनमेंट टैक्स जब बहुत ज़्यादा मिलता है। पार्टी फंडिंग तो वो अलग चीज़ है, पार्टी अपने रैली वैलियों में यूज करे उसका नहीं। तो इतना सब टैक्स पे करने के बाद मैं तो, हालांकि टैक्स पे अगर आप कहें तो डायरेक्ट तो नहीं हूँ, इनडायरेक्ट तो मैं भी पे करता हूँ, आप भी करते हैं, हर एक आदमी करता है। जो साबुन तेल नून मसाला जो भी खरीद रहा है वो हर चीज़ों पे टैक्स पे कर रहा है, तो इनडायरेक्ट तो हम सभी पे कर रहे हैं। तो इतना सारे चीज़ों होने के बाद जो विकास दिख रहा है उसकी विकास स्लो है थोड़ी, उस पर काम करना चाहिए। मेरा मुद्दा यही है, मेरा ये मुद्दा नहीं है कि विकास हो ही नहीं रहा, हो रहा है, स्पीड थोड़ी उसकी जो है बहुत स्लो है, उस पर विचार करना चाहिए। रुपया जो गिर रहा है उस पर सरकार को विचार करना चाहिए। और कोई भी विपक्ष का जो नेता है उस पर ये टिप्पणी बिल्कुल न करे कि सरकार नाकाम है या ये कर रही है वो कर रही है। उनका सेक्टर कुछ और होगा, वो कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और प्लानिंग कर रहे हैं, सही है। उनका भी अपना एक नीति है, उनका काम करने का तरीका अलग है। आप इन्हीं मुद्दों को रख रहे हैं जो उनकी कमजोरियां मैंने आपको पहले भी बताई थी, कि जो व्यक्ति, ये फैक्ट है, ये बिल्कुल 100% फैक्ट है कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उसकी आपको कमियां कम दिखती हैं, अगर आप किसी को नापसंद करते हैं तो उसकी अच्छाइयाँ कम दिखती है। तो ये पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए, विपक्ष को सरकार की कमियां इसीलिए दिख रही हैं क्योंकि वो उसको नापसंद करता है। बीजेपी के शासनकाल में भी वही था, वो सरकार का विरोध इसीलिए कर रही थी कि उसको उसकी अच्छाइयाँ नहीं दिखती थी, कमियां दिखती थी। तो हर आदमी पे ये फैक्ट लागू होता है। अगर आप बीजेपी के प्रशंसक हैं, कांग्रेस में बुराई दिखेगी, कांग्रेस के प्रशंसक हैं, बीजेपी में बुराइयां दिखेंगी, अच्छाइयाँ आपको नहीं दिखेंगी, होता हुआ। तो मेरा वीडियो बस यहीं पे पॉज होगा, यहीं से मैं अपने वीडियो को अंत करूँगा, और मैं यही कहूँगा कि आप सभी इस पर विचार करें। ये नहीं है कि मैं अंधभक्त की तरह, मैं किसी को अंधभक्त कह रहा हूँ, मैं अंधभक्त तो नहीं कह रहा हूँ, वरना मैं खुद अंधभक्त हूँ। मैंने कहा था पहली वीडियो में कि मैं था का मतलब ये है कि मैं उस फैक्टों को बहुत बारीकी से तो जानता नहीं था। आज चूंकि स्थिति वो आ भी गई है, तो अब आ गई है, तो हम सबका इसमें सहयोग चाहिए। जनता को भी इसमें सहयोग देना चाहिए। सरकार ही सिर्फ सरकार नहीं होती है, जनता से सरकार होता है। और मीडिया की रही बात, मैंने मीडिया के बारे में यही कहा है कि मीडिया को स्वतंत्र जो है पत्रकारिता करनी चाहिए। वो विपक्ष का भी नेता अगर कुछ गलत कर रहा है उससे भी सवाल करें, पक्ष का नेता भी अगर कुछ गलत कर रहा है, गलत हो रहा है, इकोनॉमिक पे अगर बढ़िया काम नहीं हो रहा है तो उसको अपनी बात रखनी चाहिए। मेरा मुद्दा बस यही था। अब जैसे कि मीडिया के बारे में एक कमेंट था, मैं उस कमेंट पे आ जाता हूँ। जैसे मीडिया के बारे में एक कमेंट था कि कांग्रेस के शासनकाल में भी करती थी, सभी करती हैं। आपने कहा कमेंट में ये भी था कि 10% करती है, वो भी सब सही है, मैं उसका विरोध बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। जो सत्ता पक्ष में होता है, मोदिया और इंटरेक्टिव होती है, इंटरेस्टेड होती है, उनके मुद्दों को थोड़ा कम दबाती है, ताकि जन सत्ता में है तो सत्ता से उसको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट है। आज भी मीडिया को सत्ता से बेनिफिट है, तो सत्ता को तब भी बेनिफिट, मीडिया को तब भी बेनिफिट थी जब कांग्रेस की सरकार थी। खैर, तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। मेरे वीडियो का बस यही अंत हो रहा है, फिर वीडियो बनाते रहूँगा। राजनीतिक मुद्दों पे कम बहस करना चाहता हूँ मैं, बाकी मुद्दों पे जो है बहस करना चाहूँगा। अवेयरनेस, सोशल सोशल अवेयरनेस के बारे में ही ऐसा जानकारी देना चाहूँगा। राजनीतिक मुद्दों में बहुत बहस नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ सरकार दोनों पक्ष, चाहे जो भी पक्ष हो, उस पर काम करे, बस। नमस्कार।